chemical bonding and molecular structure. लास्ट चैप्टर में हमने periodicity पढ़ी, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा. सो अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा कि कितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. 114 elements have been discovered as of now, right? अब इन 114 elements में से सारे के सारे जितने भी elements present हैं, they mostly occur in the combined state. ठीक है? Only जो noble gases occur करती हैं in the atomic state, whereas rest of the elements they exist in the molecular or combined state. मॉलिक्यूलर और कंबाइंड स्टेट मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट जो करेंगी वो सिर्फ नोबल गैसेस करेंगी और बाकी सारे एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ये जो कंबाइंड स्टेट है, ये कंबाइंड स्टेट दैट इज फॉर्म्ड, जो कंबाइंड स्टेट है दिस इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इस कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिसे हम बुलाते हैं केमिकल बॉन्ड. अगर लिटरल मीनिंग बॉन्ड का देखें तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन. जैसे हम लोग हमारी फैमिलीज के बीच में मदर और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है. ठीक है? उसी तरह के फ्रेंड्स के बीच में भी एक बॉन्ड होता है. तो बॉन्ड अट्रैक्शन हुआ. वो अट्रैक्शन जब केमिकल स्पीशीज के बीच में हम पढ़ेंगे तो उसी तरह से उसको एक नाम दे दिया गया जिसे हम बुलाते हैं केमिकल बॉन्ड. राइट? अब क्यों इस केमिकल बॉन्ड की जरूरत पड़ी? द क्वेश्चन वाज कि व्हाई केमिकल बॉन्डिंग वाज नीडेड. ठीक है? क्यों ऐसा हो रहा है कि नोबल गैसेस जो है वो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं पर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट इनफैक्ट थे, कॉसेल और लुइस. इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन की और बोला कि जितने भी नोबल गैसेस हैं, कोई भी अगर हम लें, अगर सपोज हम हीलियम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2. अगर हम नियॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6. ठीक है? सो यहाँ पे फुली फिल्ड एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? 8. ठीक है? नियॉन के बाद अगर हम आर्गन ले रहे हैं, सो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. अगेन आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8. टोटल आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18. सो 6 and 6 12, 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगेन आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? सो एक रूल दे दिया गया कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में चाहिए और इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल. क्या हुआ ऑक्टेट रूल? प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell. Presence of 8 electrons in the outermost shell. और उसे किसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं? बिकॉज बोला गया था कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो सारे अनकंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो नोबल गैसेस की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी गई तो बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट में. तो फर्स्ट रीजन जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए दे दिया दैट वाज ऑक्टेट रूल. दैट इज कि किसी भी एक एलिमेंट की टेंडेंसी
to have 8 electrons in the outermost shell or fully filled orbitals in order to attain noble gas configuration. That is why bonding is done. ठीक है, बट इसमें कुछ ऑक्टेट रूल के कुछ वायलेशंस थे, जैसे हाइड्रोजन जब हम करते हैं तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड करता है टू फॉर्म H2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, वो क्या बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग अ ड्यूप्लेट। अगर वो ड्यूप्लेट बना रहा है, स्टिल एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में हो रही है। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल के अलावा भी कुछ और होना चाहिए जो केमिकल बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसे हम बुलाते हैं डेफिशिएंट ऑक्टेट। दिस इज नोन एज डेफिशिएंट ऑक्टेट। ठीक है, उसी तरह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SF6। ठीक है, SF6 के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो अब 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसे हम क्या बुलाते हैं? एक्सेस ऑक्टेट। अगर 8 से कम है तो डेफिशिएंट ऑक्टेट और अगर 8 से ज्यादा है तो एक्सेस ऑक्टेट। ठीक है, सो ना तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है ना ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, पर फिर भी हाइड्रोजन H2 की तरह एग्जिस्ट कर रहा है और सल्फर और फ्लोरीन का कंपाउंड SF6 की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो रीजन ऑक्टेट का दिया गया, दिस वाज नॉट अ सफिशिएंट रीजन ये बताने के लिए कि केमिकल बॉन्ड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। सो एक और रीजन, उसके बाद देखा जाए कि इसके अलावा क्या और रीजन हम दे सकते हैं। तो ये बोला गया कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो इस एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, इस वाले एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। जब ये दोनों पास आएंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जब जितने पास आते रहेंगे उतनी रिपल्शन एनर्जी बढ़ती रहेगी, राइट। सो ये जो रिपल्शन एनर्जी निकल रही है इसमें से, तो वो क्या करती है? सिस्टम की एनर्जी को कम कर देती है, राइट। और कोई भी एक सिस्टम अगर एनर्जी लूज करता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ हो जाता है। जैसे अगर हम एक माउंटेन के ऊपर खड़े हैं और वहां से हम एक बॉल रोल कर दें, या चलो सीढ़ियों में खड़े हैं ऊपर, हम एक बॉल रोल कर देते हैं, तो उसको हम जरा सा किक करेंगे तो क्या होगा? बॉल नीचे जाके रुकेगा। तो मतलब कि वो हायर एनर्जी पे था, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद जब वो रिड़ने लगेगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और फिर वो जमीन पे आके स्टेबल आता है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी तो बॉन्ड जो है या कंपाउंड जो है वो स्टेबल हो जाएगा। सो एक जो दिया गया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वाज कि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब एनी सिस्टम which loses energy has more stability. So एक ही कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि अगर एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि जब भी बॉन्ड्स बनते हैं लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, और अगर लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। इसलिए ये जो रीजन दिया गया
दैट वाज अ मोर इंपॉर्टेंट रीजन, और बेटर रीजन ये एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स की तरफ को क्यों भागते हैं, क्योंकि जब भी वो कंपाउंड बनाएंगे दे आर गोइंग टू लूज एनर्जी, और इन अदर वर्ड्स दे विल अटेन मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट व्हिच वाज गिवन। क्लियर हो गया? ऑक्टेट रूल हमें समझ आ गया, हाँ, और एनर्जी भी हमें समझ आ गई। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट। रीजन पता चल गया केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें से तुम्हें क्वेश्चन आएगा, दैट इज लुईस सिंबल्स। एज वी जस्ट सेड कि दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया फर्स्ट टाइम कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। वन वाज कॉसल और द अदर वन वाज लुईस, राइट। सो लुईस ने एक और चीज बोला कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। Inner electrons are not going to be participate. They are not going to participate in bonding. क्यों? क्योंकि outer electrons उनको secure करके रखते हैं किसी भी एक इंटरैक्शन की तरफ। जैसे अगर हम लोग लिथियम ले रहे हैं, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1। सो इसमें ये जो 1s2, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स वन शेल में है, वन सब शेल में है, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ बॉन्डिंग में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? आउटर वाला। ठीक है, तो इसको और इजी करने के लिए लुईस ने आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंबल्स दे दिए, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं? लुईस सिंबल्स। जैसे लुईस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, उसी तरह से सोडियम पे चलते हैं, हाँ लिथियम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर नहीं करते। हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, लुईस ने बोला कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लुईस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। अगेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। सो सोडियम को भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1। ठीक है, तो उसने क्लासिफाई कर दिए डिपेंडिंग अपॉन कि आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने बोला कि अगर आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम क्या बुलाते हैं? They are known as monovalent atoms या elements. Mono means one and valent means valency. Monovalent atoms. तो लुईस सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है? वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, एक तो ये वैलेंसी इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट, और सेकंड ये हमें एक इजी मैनर में बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट में कितने हैं। इट गिव्स अस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। बेरिलियम आ गया, राइट? बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। सो बेरिलियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, सो मैग्नीशियम को भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब क्योंकि इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन्हें हम क्या बुलाएंगे? डाइवैलेंट। दे आर नोन एज डाइवैलेंट। ठीक है, बोरोन पे चलो। बोरोन के
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। सो बोरोन को हम 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से एल्यूमिनियम 2m13 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो एल्यूमिनियम को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 3। सो इसलिए दे आर नोन एज व्हाट? ट्राइवेलेंट। दे आर नोन एज ट्राइवेलेंट। तो कार्बन क्या हो जाएगा? टेट्रावेलेंट। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज, ठीक है। सो कार्बन इज गोइंग टू बी टेट्रावेलेंट। नाइट्रोजन के पास 2s2 2p3 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाइट्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पेंटावेलेंट 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये कितने हो गए? ये हो गया पेंटावेलेंट। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, हेक्सावेलेंट, ठीक है। और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7, ठीक है। वैलेंसीज की जो बेसिकली हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे आप सल्फर ले रहे हो, ऑक्सीजन के बाद सल्फर ले रहे हो, तो सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। तो सल्फर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटरमोस्ट में? 6। सो इस तरह से हमें ग्रुप के बारे में भी पता चल जाता है कि जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। जैसे लिथियम और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप, राइट। फिर इसके पास 2n13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 13th ग्रुप को क्या हमने किया था जब हमने ग्रुप किए थे लास्ट वाले में? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर p, है ना। सो ये 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, एंड हेंस वी गेट एन आइडिया बाय द लुईस स्ट्रक्चर्स की ग्रुप जो है वो क्या है, राइट। आगे हम लोग मॉलिक्यूल्स का भी करेंगे, बट अभी सिर्फ हम एटम्स का ही कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया? सो वी अंडरस्टूड द ऑक्टेट रूल, वी अंडरस्टूड की एनर्जी लोअरिंग क्या होती है, ठीक है। एंड वी आल्सो अंडरस्टूड कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब जब ऑक्टेट रूल की बारी आई, तो ऑक्टेट रूल में ये बोला गया कि जैसे हम सोडियम ले रहे हैं, तो सोडियम ऑक्टेट रूल कब ओबे करेगा? जब वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। तो कॉसल ने क्या किया? एक छोटी सी थ्योरी दे दी, थ्योरी इन द सेंस कि उसने कुछ पॉइंट्स दे दिए जिसने ऑक्टेट रूल को सपोर्ट किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या है कॉसल थ्योरी। कुछ पॉइंट्स इसने दिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस कहां पे होते हैं ये पीरियोडिक टेबल? एक्सट्रीम राइट, है ना। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस आर प्लेस्ड एट द राइट of the periodic table, ठीक है, and highly electropositive alkali metals are placed towards the left of the periodic table, ठीक है। अब हेलोजेंस क्या करते हैं? हेलोजेंस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। हमने क्या बोला कि हेलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7,
आउटर मोस्ट में, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। सो जो हेलोजन्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन को हम क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज एनायन। उसी तरह से जो एल्कली मेटल्स हैं, जैसे हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 2s2 2p6, ठीक है। सो ये क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज कैटायन। तो एक्सट्रीम राइट की तरफ को टेंडेंसी रहती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स हो उस तरफ को एलिमेंट चल पड़ता है। अगर उसको लगे कि लूज करने ज्यादा आसान है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूज करने ज्यादा आसान है, तो वो लूज करके पॉजिटिवली चार्ज बना देगा। और अगर उसको लगता है कि गेन करने ज्यादा आसान है, जैसे ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, उसी तरह से फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो क्या बना देते हैं? एनायन। अब इन दोनों के बीच में, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में क्या प्लेस किया है? नोबल गैसेस, ठीक है ना। हेलोजन्स के बाद नोबल गैसेस आते हैं, नोबल गैसेस के बाद क्या आते हैं? फर्स्ट ग्रुप, ऐसे ही करते हैं ना। तो सेपरेट इन दोनों को क्या कर रहा है? नोबल गैस। मतलब इसमें भी टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आने के लिए, इसमें भी टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आने के लिए। तो नोबल गैसेस जो हैं दे बिहेव एज अ मिडल मैन for stability. They behave as a middleman for stability. ठीक है? So we've understood अब chemical bond क्या होता है. Then the next topic is, let's now understand कि कितनी टाइप के chemical bonds होते हैं. Types of chemical bonds. The first type of chemical bond which we are going to study today, उसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, राइट। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या हुआ? इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा जो स्पीशीज होगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो चार्जेस बन गए इसमें। जब भी चार्जेस बन जाएंगे तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड में होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज electrostatic forces of attraction. So ionic bond has electrostatic forces of attraction which are formed by formation of two opposite charges, right?
So let's explain the formation of सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही करते हैं। सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करा था। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सोडियम में टेंडेंसी रहेगी इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और क्लोरीन में टेंडेंसी रहेगी उसको गेन करने की, क्योंकि सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और क्लोरीन अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो सोडियम बोलता है तू ले ले, मेरा भी फायदा हो रहा है, तेरा भी फायदा हो रहा है। ठीक है, सो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। सोडियम लूज कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो इस तरह से एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उसी तरह से लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 आउटरमोस्ट में, क्लोरीन के पास 7। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो क्लोरीन कहता है मुझे एक ही की जरूरत है। तो क्या दूसरा क्लोरीन भी आ जाएगा कि चल एक उसको दे दे, एक मुझे दे दे। तो यहां पे 2 क्लोरीन एक मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड करेंगे। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। सो अब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो क्या चार्ज होगा उसके ऊपर? 2 पॉजिटिव। बेसिकली हम ये चार्जेस शो नहीं करते, पर ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं शो कर रही हूं। ठीक है, एक कोई भी जो कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है तो वो कंपाउंड स्टेबल भी नहीं है। ठीक है, अब यहां अगर आप देखो सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाए तो सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कट गए तो MgCl2 क्या हो गया? न्यूट्रल। उसी तरह से लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास 7। फिर से वही कहानी कि उसके पास 2 है पर उसको एक ही चाहिए, तो इसलिए क्या होगा? 2 फ्लोरीन्स। सेवन आ गए इन दोनों के पास। ये एक इसको दे देता है और ये दूसरा इसको दे देता है, तो क्या बन रहा है? Ca2 पॉजिटिव F2 नेगेटिव। राइट, अब जब आप इसको देखते हो, आयनिक बॉन्ड को देखते हो, तो 2 तरह के आयन्स बन रहे हैं। वन इज द कैटायन, वन इज एन आयन। कैटायन बनाने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी। और एनायन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो लेट्स गो ऑन टू फैक्टर्स जो फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। Factors favoring
फैक्टर्स फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नाउ एज वी सेड कि सबसे पहले कैटायन की फॉर्मेशन होगी, राइट? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, सो जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी इजीली हम लोग इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड। सो फर्स्ट फैक्टर इज लो आयोनाइजेशन एनर्जी। Second, formation of an ion will take place. ठीक है, और जो ये फॉर्मेशन ऑफ एनायन होगा ये क्या होगा? इसके लिए कौन सी एनर्जी हमको चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब इसमें एनर्जी निकलेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू फॉर्म एन एनायन। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव में होती है, और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी इजीली हम इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ एन आयन के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हायर। हाईली नेगेटिव। अब क्या हुआ है यहाँ? कैटायन भी बन गया, एनायन भी बन गया। अब इन दोनों कैटायन और एनायन को हमको पास लाना है और उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए एक और एनर्जी की जरूरत पड़ती है which is known as lattice energy। क्या होती है लैटिस एनर्जी? लिखो, इट इज द amount of energy released when free ions combine to form a lattice। लैटिस क्या होता है? लैटिस इज अ क्रिस्टल। कोई भी आयंस जब एक दूसरे के पास आएंगे तो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि इस तरह का बना दिया एक सीधा, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम कोई भी एक कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक सोडियम और एक क्लोरीन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। 3D बनेगा। ठीक है, सो बहुत सारे होते हैं, तो वो जो बहुत सारे हैं वो, अब ये वाला सोडियम नीचे वाले क्लोराइड के साथ अटैच हो गया, ये वाला क्लोराइड अगले वाले सोडियम के साथ अटैच हो गया, तो वो एक क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल आपको पता है ना क्या होता है? वो एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाएंगे। उस 3 डायमेंशनल क्रिस्टल को हम क्या बुलाते हैं? लैटिस। जैसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, बॉक्सेस जैसा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स में यहां पे सोडियम और क्लोरीन पड़ा रहता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एक अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले रहे हैं तो उस सोडियम क्लोराइड के
क्रिस्टल में एक सोडियम के अराउंड 6 क्लोराइड आयंस होते हैं। एक सोडियम को 6 क्लोराइड आयंस सराउंड कर रहे हैं। उसी तरह से एक क्लोरीन को 6 सोडियम आयंस सराउंड कर रहे हैं। तो तब एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस या एक स्ट्रक्चर जो है वो NaCl का बनेगा, और उसे हम क्या बुला रहे हैं? लैटिस। अब लैटिस बनाते हैं हम जब, तो तब भी एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि जब भी एनर्जी किसी सिस्टम की रिलीज होगी तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी एनर्जी रिलीज हो गई, तो इसका मतलब इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या चाहिए इसके लिए? हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। अब वापस देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और पॉजिटिव ऑल्सो समटाइम्स। ठीक है, और लैटिस एनर्जी नेगेटिव। तो फॉर्मेशन एक किसी भी कंपाउंड की या आयनिक कंपाउंड की तभी होगी अगर इसको इसको और इसको टोटल करके नेगेटिव वैल्यू आए। क्योंकि जब हमने शुरू किया तो हमने बोला कि लॉस ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। लॉस ऑफ एनर्जी तभी होगी अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज तभी होगी अगर एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि ये तीनों जो एनर्जीज हैं ये कंबाइन करके फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड करती है, तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स टेक सोडियम क्लोराइड का हम एग्जांपल लेते हैं। जब सोडियम और क्लोरीन बनता है तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 495.8 for formation of NaCl. Ionization energy (495.8 kilojoules per mole. ठीक है, and electron gain enthalpy is equal to minus 348.7. Electron gain enthalpy minus 348.7, and last हमारा कौन सा आया? लैटिस एनर्जी minus 788. लैटिस एनर्जी को हम U के साथ डिनोट करते हैं, दैट इज (788 kilojoules per mole. ठीक है, अब अगर हम इसका सम टोटल करें तो जो इसकी और इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू से ज्यादा है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl टेक्स प्लेस। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो देन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी हमेशा होनी चाहिए फॉर any formation of ionic bond. Have you understood? पक्का? Okay. So ये आ गया हमारा formation of ionic bond, low ionization energy, number 1, number 2, high electron gain enthalpy, and number 3, high lattice energy. थोड़ा सा हम lattice energy के बारे में और पढ़ते हैं कि lattice energy है क्या चीज, या किन फैक्टर्स के ऊपर लैटिस एनर्जी अभी हमने डिफाइन करी लैटिस एनर्जी क्या होती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। ठीक है, या इसकी एक और डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of a crystal lattice. तो अगर
क्रिस्टल लैटिस बन रहा है तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और अगर क्रिस्टल लैटिस टूट रहा है तो उसकी वैल्यू लैटिस एनर्जी की क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू दोनों की सेम होती है जब बन रहा है या टूट रहा है, सिर्फ साइंस जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। एक बार फिर से, अगर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। और अगर ब्रेक कर रहे हैं हम उसी क्रिस्टल लैटिस को तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गया? अब लैटिस एनर्जी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? जो हमने बोला है उसको लिख लेते हैं। Breaking of crystal lattice. Lattice energy is breaking is positive. Positive. Breaking of crystal lattice is positive. Formation of crystal lattice. Negative. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस U is नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब किन फैक्टर्स के ऊपर लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है? फर्स्ट, साइज ऑफ आयंस। ठीक है, अब क्या होता है इसमें साइज ऑफ आयंस में, अगर किसी भी आयन का साइज छोटा है, अगर ये है सपोज आपका आयन का साइज, ये छोटा साइज है, ठीक है, सो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा अट्रैक्शन के साथ न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो गया ना, तो ज्यादा अट्रैक्शन के साथ न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होगा। अगर साइज बड़ा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना हो गया आपका, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अट्रैक्शन कम हो गई तो क्या होगा? जो बाहर वाला आयन आने की कोशिश कर रहा है इधर, वो उसको कम अट्रैक्ट करेगा, ये वाला उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो अगर साइज छोटा होता है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इफ द साइज इज स्मॉल the lattice energy is going to be more, इसलिए size of the ion is inversely proportional to lattice energy. ठीक है, we've understood this? Okay. Second, it will also depend upon charge on the ions. जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा अट्रैक्शन और उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा अट्रैक्शन और उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो छोटे साइजेस ज्यादा लैटिस एनर्जी, ज्यादा चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो आज हम यहीं तक करेंगे। Next topic we will start tomorrow.